स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी की पाठशाला की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी को जो है वो गणेश चतुर्थी की पावन शुभकामनाएं। और इस सभी तरफ भारत के कोने कोने में गणपति बप्पा विराजमान हो चुके हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी अपने लक्ष्य में कामयाब हो, सभी आप सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, स्वरों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने मानक वर्ण, मूल वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इस पर डिस्कस किया था और स्वर और वर्णों को जाना था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उसका लिंक है, आप उसको पहले देख लीजिएगा तो आगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा, आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर किसे कहते हैं? जनरली हम लोगों ने परिभाषा डिस्कस कर लिया था, आज एक बार फिर से मैं बता देता हूं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसका उच्चारण करते समय मुख विवर से, मतलब मुख के अंदर से वायु जो है वो बिना किसी बाधा के सरलता से बाहर आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, वर्णों के 3 अंग पढ़े थे, अधिकतर 2 मिलते हैं, स्वर और व्यंजन। कई के विद्वानों ने अयोगवाह वर्ण को भी जो है वो स्वरों वर्णों के ही अंग के रूप में स्वीकार किया है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण देखिए दोस्तों, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में डिस्कस किया गया है। अब इस 11 जो स्वर हैं इसको अलग अलग रूपों में बांटा गया है। जैसे हम लोग बात करें वर्गीकरण इसका किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति कैसे हुई है, स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, आ से लगाकर हम लोग को औ तक देखें तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पर बांटा गया है। उच्चारण समय के आधार पर बांटा गया है, होठों की आकृति के आधार पर बांटा गया है, मुख की आकृति के आधार पर बांटा गया है। अनेक प्रकार से इसको बांटा गया, उन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग देखें दोस्तों इसमें, तो हम उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति मतलब स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए कई सारे बुक्स अलग अलग भागों में दोस्तों अलग अलग कंफ्यूजन का स्थिति बने रहता है। मूलतः जो है वो 2 भागों में मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको 3 भागों में, वो 2 ही जो है वो 3 भागों में आपको मिलेगा। मैं आपको पूरी तरह क्लियर कर दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 3 भले ही, लेकिन कई कई बुक्स में आपको 2 लिखा हुआ भी मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो है दोस्तों, हम लोग बात करें पहले की, तो ये पहला होता है मूल स्वर। क्या होता है? मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर, इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग? ह्रस्व स्वर। मूल स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया, इसी को ही और क्या कहेंगे हम लोग? लघु स्वर। लघु स्वर। अब आप चीज देखिएगा, ये उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर थोड़ा सा आपको सिमिलर भी होगा, और क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है उसके आधार पर ही आपको आंसर लेना है। ठीक है, तो यहां पर इसको लघु स्वर भी कहेंगे, छोटा स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अब लोग नाम इसको दे सकते हैं। ये मूल स्वर होता है। मूल स्वरों की संख्या चाहे उत्पत्ति के आधार पर पूछे, चाहे उच्चारण समय के आधार पर पूछे, चाहे मात्रा के आधार पर पूछे, कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। आ, ई, उ और री। ठीक है, तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? उत्पत्ति के आधार पर वे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति का अता पता ना चले, जिसके उत्पत्ति के संबंध में कोई भी जानकारी ना हो, वे क्या हैं दोस्तों? मूल स्वर कहलाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। मैं यहां परिभाषा लिख दे रहा हूं, होते 4 हैं। वे स्वर वर्ण जिनकी
वे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति का अता पता ना चले, अता पता ना चले, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या छोटा स्वर भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये कितने होते हैं? 4, अ, ई, उ और री। अब अता पता ना चले तो एक चीज आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि प्राचीन समय में जब आदि मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जब बातचीत बोलचाल की भाषा विकसित नहीं हुई थी, तो किसने उच्चारण किया होगा? और उसके लिए ये प्रतिनिधि चिन्ह, ये ध्वनियों के मौखिक भाषा में हम लोगों ने पढ़ा कि ध्वनि चिन्ह होता है, वर्ण किसे कहते हैं? मुख से उच्चारित ध्वनि संकेतों का प्रतिनिधि चिन्ह ही है। ठीक है, तो ये आ जो है किसने उच्चारण किया होगा? आ, और उसके लिए यही इसका प्रतिनिधि चिन्ह निर्धारित किया गया। किसी ने उच्चारण किया का, और यही इसका प्रतिनिधि चिन्ह निर्धारित किया होगा। कब किया होगा? क्या पुराने समय में जाकर 1000, 2 साल, 4 साल जाकर आप इसके पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है कि ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप देखिएगा जैसे बच्चा एक पैदा होता है, ठीक है, अब उसको जब पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाता है तो उसकी मम्मी हो या उसके जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, वे उसको बताते हैं जब वो आ का उच्चारण करता है तो बेटे आ को ऐसे बनाइए, जब वो ब का उच्चारण करता है तो ब को आप ऐसे बनाइए, जब वो स का उच्चारण करता है तो आप स ऐसे लिखिए। तब उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि कोई भी आ का उच्चारण करेगा अपने मुख से तो हमको ये वाला चिन्ह बनाना है, जब कोई स उच्चारण करेगा तो हमको ये वाला चिन्ह बनाना है, जब कोई ब उच्चारण करेगा तो हमको ये वाला चिन्ह बनाना है। ठीक है, यदि उस बच्चे को यदि आपको शुरू से ये बताया जाता है कि बेटा कोई स उच्चारण करेगा तो आप ये वाला चिन्ह बनाइएगा, तो वो बच्चा जन्म से यही सीखता, उसको ये समझ नहीं आता कि ये आ है कि स है। मतलब इसको बच्चा जो है वो किसने, हम उसको जैसा ढालते हैं, आ के लिए आ ध्वनि किसने निर्धारित की होगी, कौन बनाया होगा, इसके संबंध में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक, तो ये हो गया मूल स्वर, इसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर। ठीक, अब इसका जो दूसरा पार्ट है, मैं अभी 2 को लेके चल रहा हूं। जैसे इसका दूसरा हम लोग वर्गीकरण देखें तो दूसरा वर्गीकरण है दोस्तों, वो है संध्य स्वर। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं? संध्य स्वर। संध्य स्वर को ही 2 भागों में बांटा जाता है, संध्य स्वर को ही 2 भागों में बांटा जाता है। एक दीर्घ स्वर और एक हो जाता है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक है, एक हो गया आपका दीर्घ स्वर और दूसरा हो गया आपका संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? दीर्घ स्वर सिंपल सी परिभाषा है, वे स्वर वर्ण जो 2 सजातीय स्वरों के मेल से बना हो। वे स्वर वर्ण जो सजातीय स्वरों के मेल से बना हो, ये सब संधि में आपके यूज होते हैं, इसलिए इसको संध्य स्वर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वे स्वर वर्ण जो 2 सजातीय स्वरों के मेल से बना हो, सजातीय स्वरों के मेल से बना हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। सजाती स्वरों के मेल से बना हो तब क्या कहेंगे? उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे देखिए सजाती स्वर किसे, अच्छा अब ये यहां पर आ गया, सजाती स्वर किसे कहते हैं? तो सजाती स्वर वे स्वर जो एक ही स्थान से जो उच्चारित होते हैं, जैसे अ, आ, ई, एक ही स्थान से उच्चारित हो रहे हैं, तो ये क्या है दोस्तों? सजाती स्वर है। तो सजाती स्वरों के योग से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ हो गया, ठीक है, सॉरी,
ई और ई मिलकर क्या बन गया, ई चाहे बड़ी ई करो चाहे छोटी ई करो, क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है। और वैसे ही देखें ऊ और ऊ मिलकर क्या बना है, बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, ऊ और ऊ मिलकर क्या बनता है दोस्तों, बड़ा ऊ बनता है। तो इसकी संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कौन कौन से, आ, ई और ऊ। ठीक है, ये सजाती स्वर हैं, एक ही जाति के स्वर हैं। ठीक है, और उनसे मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या हो गए, सजाती स्वर हो गए। ठीक, क्लियर है यहां तक। दूसरा देखिए, दूसरी अगर बात करें हम लोग संयुक्त स्वर की, तो यहां पर सिंपल सी इसकी परिभाषा हो जाएगी क्या, दो विजातीय स्वरों के योग से जो बनता है, जो विजातीय स्वर, जो एक ही जाति का ना हो, स्वरों के योग से, दो विजातीय स्वरों के योग से बना हो, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर कहते हैं। अब विजातीय स्वर जैसे आ के साथ मिला ई, तो क्या बनेगा, अगर उच्चारण करके देखेंगे तो ये बनता है ऐ। ठीक है, और वैसे ही आ के बाद यदि उच्चारण किया जाए किसका, ए का, तो क्या बनता है ऐ। ठीक है, उच्चारण करके देखिए। उसी प्रकार से आ के साथ हम लोग उच्चारण करें ऊ का, तो क्या बनेगा, ओ। और वैसे ही आ के साथ हम लोग उच्चारण करें ओ का, तो क्या निकलता है, औ। ठीक है, क्या निकलेगा दोस्तों, औ। तो ये 4 जो हैं वो क्या हैं, विजातीय स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, ये 4 जो हैं वो क्या हैं, संयुक्त स्वर है। ठीक, तो मेरे ख्याल से तीनों समझ में आ गया। अब इसी तीनों को कई लोग अलग अलग, अब ये सब किसमें यूज होगा, ये दीर्घ स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में, वृद्धि स्वर संधि में, आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, उदाहरणों में। तो यहां पर देखिए, ये जो है इसी को 3 भागों में बांट लिया जाता है। पहला ये, कई लोग दूसरा दीर्घ स्वर ले लेते हैं, और तीसरा संयुक्त स्वर। और मूल रूप से देखें तो मूल रूप से केवल 2 भाग में है, एक मूल स्वर और दूसरा संध्य स्वर में। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ढंग से याद रखिएगा, इससे जनरली जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दूसरा संधि में, ये सारी चीजें हम लोग संधि में इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको आप नोट कर लेते चलिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी है। फिर मैं इसको रफ करता हूं और हम लोग आगे जो है वो चर्चा करते हैं। चलिए, ये तो देखा हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे उच्चारण समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर, उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर। सेकंड आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, उच्चारण समय, उच्चारण समय या इसी को मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। ठीक है, उच्चारण समय मतलब किसी वर्ण का, स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय हम उच्चारण करने में कितना समय लगता है, या उसकी मात्रा। मात्रा आप लोगों ने पढ़ी होगी। देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, मात्रा और वर्तनी। मात्रा और बात करें वर्तनी, जनरली क्या है, व्यवहारिक दृष्टि से इसको दोनों को एक ही मान लिया जाता है। ठीक है, मात्रा और वर्तनी दोनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको बेसिक क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्तनी का अर्थ होता है लिखने की रीति, लिखने की रीति से संबंधित, लिखने की रीति को क्या कहते हैं, वर्तनी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध शब्द पहचानिए, ये आता है, लिखने की रीति होती है। जैसे हम लोगों ने का में ये मात्रा लगा दिया, तो हम लोग जनरली इसको मात्रा कहते हैं, लेकिन ये लिखने की रीति में आता है वर्तनी। सैद्धांतिक दृष्टि से अलग है दोस्तों, व्यवहारिक दृष्टि से हम लोग इसी को मात्रा भी कहते हैं, वर्तनी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्तनी लिखने की रीति होती है। जो मात्रा आप लोग पढ़ते हो, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हो, ये लिखने की रीति के अंतर्गत आता है। मात्रा का संबंध जो है दोस्तों उच्चारण में लगने वाले समय से है। क्या है, उच्चारण में
उस वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय से है। इसको याद रखिएगा, आगे असेसन रीजन में पूछा जा सकता है, कथन कारण वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कथन कारण क्या, उसमें पूछने के लिए संभावना है। उच्चारण में लगने वाला समय ये कहलाता है मात्रा। क्या कहलाता है? मात्रा। और लिखने की रीति क्या कहलाती है? वर्तनी। ठीक है, ये बेसिक चीज है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से कई बार। ठीक, तो नोट करते हुए चलिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी और ये आपके एग्जाम में काम आने वाली है। तो इसके आधार पर, मात्रा के आधार पर या उच्चारण समय के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको ढंग से याद रखिएगा, वही है जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा है। यहां पर ध्यान रखिए, पहला मूल स्वर आएगा, मूल स्वर। इसी को हमने क्या कहा था? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। इसी को हमने क्या कहा था? लघु स्वर। लघु स्वर। इसी को आप कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। इसी को आप कह सकते हैं छोटा स्वर। किसी भी रूप में, अलग अलग रूपों में ये पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको ढंग से याद रखिएगा। ठीक है, क्या? मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर या छोटा स्वर। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो परिभाषा आप स्वयं बनाइएगा दोस्तों। देखिए, मैं आपको दिशा दे रहा हूं, आप उच्चारण समय के आधार पर, तो वे स्वर, मूल स्वर मतलब जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, वो क्या है? मूल स्वर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मूल स्वर की परिभाषा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में, स्वर वर्णों के कर लीजिए, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कहते हैं, मूल स्वर। ठीक है, या इसी को क्या कह सकते हैं? वे स्वर जिनकी एक मात्रा होती है। आप छंद शास्त्र में पढ़े होंगे दोस्तों, जब हम लोग मात्रा गिनते हैं छंदों में, तो ऐसा एक निशान बताते हैं लघु के लिए और दीर्घ के लिए ये वाला। ठीक, एक मात्रा के लिए ये, और 2 मात्रा के लिए इसका जो है वो हम लोग प्रयोग करते हैं। आपको बहुत अच्छे से ये जानकारी होगी। तो वे स्वर जिनकी एक मात्रा होती है उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, ये वाले से जो एक मात्रा हम लोग लिखते हैं, छंद शास्त्र पढ़ेंगे तब आप उसको ध्यान रखिएगा। एक मात्रा होती है उसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं, और जिसकी 2 मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अभी देखेंगे हम लोग दीर्घ स्वर में जब आएंगे उच्चारण समय के आधार पर। ठीक, इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी भी संख्या 4 है। वही 4 जो हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर देखा था। एक आ है, एक ऊ है, सॉरी ई है, एक ऊ है, और एक है आपका री। ठीक है, ये 4 ही हैं जो क्या है दोस्तों? उच्चारण समय के आधार पर एक मात्रिक स्वर हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इसको बहुत अच्छे से। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग दूसरा देखेंगे। इसमें दूसरा है दोस्तों दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। इसी को आप कह सकते हैं गुरु स्वर। इसी को आप कह सकते हैं बड़ा स्वर। बड़ा स्वर। इसी को आप कह सकते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। ये किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, गुरु स्वर। यहां पर जो गुरु मैंने प्रयोग किया है, ये गुरु बड़ा है दोस्तों। गुरु, रू में बड़ा, गुरु, एक गुरु छोटा होता है, ये गुरु जी वाला गुरु है। गुरु जो टीचर, शिक्षक,
ये गुरु का अर्थ होता है बड़ा, भारी, ठीक है, इस गुरु के लिए यूज करते हैं। तो गुरु मतलब बड़ा स्वर, जो शब्द युग्म की दृष्टि से भी ध्यान रखते जाएंगे, शब्द शुद्धि की भी दृष्टि से, ठीक है। तो द्विमात्रिक स्वर और दीर्घ स्वर, तो जाहिर सी बात है यहां पर परिभाषा गढ़िए, देखिए यहां पर सीधा है जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं परिभाषा लिख देता हूं, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से या मूल स्वर से, ह्रस्व स्वर से या मूल स्वर से 2 गुना समय लगता हो, 2 गुना समय लगे, ठीक है, 2 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। और इसकी जो मात्रा है, वे स्वर जिनकी 2 मात्राएं होती हैं वे क्या कहलाती हैं, द्विमात्रिक स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, द्विमात्रिक स्वर कहलाती हैं, ठीक है। अब इसकी संख्या के संबंध में देखिएगा दोस्तों, इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन से, तो यहां पर देखिएगा, एक आ है, एक बड़ी ई है, एक बड़ा ऊ है, एक ए है, एक ऐ, ओ है और अ है, ठीक है। ये सारे, ये 4 को छोड़ दीजिए तो ये 4 और 3 7, 7 और 4 11, ये सारे के सारे क्या हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो यहां पर डिफरेंट करने वाली बात है, आप उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर पढ़े हैं तो उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर जो है वो 3 होता है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा है, ये तीनों, उत्पत्ति के आधार पर ये तीनों, लेकिन उच्चारण समय और मात्रा के आधार पर आपको पूछा जाए तो 7 होता है, इसको ध्यान रखेंगे मात्रा के आधार पर, ठीक है। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, यहां पर बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ह्रस्व स्वर मूल स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर की बात करें तो ये 7 होते हैं, ठीक। मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर प्लुत स्वर देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो प्लुत स्वर क्या होता है, देखिएगा, एक बचा है तीसरा हमारा। पहला हम लोगों ने देखिए मूल स्वर और दूसरा हम लोगों ने देखा दीर्घ स्वर, तीसरा एक होता है उच्चारण समय के आधार पर प्लुत स्वर। अब यह प्लुत स्वर क्या होता है दोस्तों, बहुत ढंग से समझिएगा, कई सारे बुक में समझ में नहीं आता है। यहां पर अगर हम लोग व्याकरणिक भाषा में अगर बात करें, आपके व्याकरण के बुक, आप जो भी बुक यूज करते होंगे भारत के जिस भी कोने में होंगे, वहां पर इसकी परिभाषा दी हुई रहती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे, ठीक है, वे क्या है, प्लुत स्वर है। मैं पहले परिभाषा लिख दे रहा हूं, फिर आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, 2 गुना, व दीर्घ स्वर से, ह्रस्व स्वर से 3 गुना, ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना, दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे। ये तो रही व्याकरण की परिभाषा। अब आप लोग समझिए क्या होता है जब हम किसी वर्ण का उच्चारण, स्वर वर्ण का उच्चारण दीर्घ काल तक कर देते हैं, ठीक है,
जब किसी स्वर वर्ण का उच्चारण हम दीर्घ काल तक कर देते हैं तो वो ऑलरेडी जो है वो क्या बन जाता है, प्लुत स्वर बन जाता है। ये आप बेसिक ध्यान रखेंगे, किसी भी स्वर वर्ण का उच्चारण हम ज्यादा लंबे समय तक करते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, प्लुत स्वर बन जाता है। ठीक है, ये आप पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। देखिए पहले आप लोगों ने ओम लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे लिखा जाता था ओम, ओ और 3 और माँ। ठीक है, इसका अर्थ होता था दोस्तों ओ का उच्चारण हमको उतनी बार करना है, उतने समय तक करना है जितना 3 बार ओ के उच्चारण में समय लगता हो। ठीक है, तो ये हो जाता था ओम। ठीक है, तो ये 3 का अर्थ वही होता था, कई जगह आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा। तो ये क्या बन गया, ओ क्या बन गया था दोस्तों, प्लुत स्वर बन गया था। इसके अलावा व्यक्ति के हंसने में, रोने में, ठीक है, जो स्वर निकलता है वो क्या है, दीर्घ स्वर है। जब हम किसी को आवाज देकर बुलाते हैं, चिल्लाते हैं भैया, ठीक है, चाचा, तो जो अंतिम वाला ध्वनि है वो देखिए लंबे समय तक निकलता है। भैया करेंगे तो आ की ध्वनि जो है वो लंबे समय तक निकलेगी। वो क्या है, किसी को आवाज देकर बुलाओगे या आवाज देकर बुलाने में, संगीत में कैसे प्रयोग होता है दोस्तों, संगीत शास्त्र में आप लोग देखे होंगे, जो है उसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए शुरू में आलाप लिया जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, प्लुत स्वर बन जाता है। ठीक है, किसी को आवाज देने में, चिल्लाने में, रोने में, तो सीधा और सिंपल सी बात आप याद रखेगा, यदि किसी स्वर का उच्चारण लंबे समय तक कर दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लुत स्वर कहते हैं। और आप लोग देखे होंगे कई जगह ये इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब उसको कई बार जो है वो उच्चारण किया गया है जिसमें गुरु मात्राएं जो है वो लगी रहती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करें इसकी संख्या के संबंध में, इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है दोस्तों 8। अब ये 8 कौन कौन से हैं, तो 7 तो यही हैं और इसमें एक और मिला दिया जाए तो ये सातों के 7 प्लस आ जाएंगे, ये संख्या हो जाएगी 8 की। क्लियर है, समझ में आया। ठीक, ये दीर्घ स्वर के 7 को इसमें मिला दें तो इसकी संख्या हो जाएगी 8। अब दीर्घ स्वर की बोलता हूं, मूल स्वर के आ को मिला दो और दीर्घ स्वर के 7 को मिला दो, बन गया 8। अब ये आ को क्यों लिए और बाकी छोटी ई को क्यों नहीं लिए, ऊ को क्यों नहीं लिए, ठीक है, और री को क्यों नहीं लिए, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। तो देखिए आ का उच्चारण कीजिए, तो आ का उच्चारण जब हम करते हैं तो आ ही निकलता है, ठीक, आ का उच्चारण करते हैं तो आ ही निकलता है, आ। ई का उच्चारण करेंगे तो ई ही निकलेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए ये छोटी ई की मात्रा है, छोटा ऊ है और री, इसका जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो जिसको जब लंबे समय तक उच्चारित करते हैं तो ये प्लुत होने से पहले दीर्घ हो जाता है। ठीक है, प्लुत होने से पहले क्या हो जाता है, दीर्घ बन जाता है। ठीक, जैसे ई का उच्चारण करें तो दीर्घ ई का उच्चारण भी वैसे ही होता है, बड़ी ई का उच्चारण, है ना। तो ई को प्लुत बनने से क्या पहले बन गया, ई करके लंबे समय तक उच्चारण कीजिए तो ये बन गया बड़ी। अब बड़ी के उच्चारण लंबे समय तक हो रहा है ई करके, ऊ का उच्चारण किए तो पहले ये क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया, फिर ऊ का उच्चारण हो गया। वैसे ही री का उच्चारण, तो ये दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। ये जो ई है ये इसमें परिवर्तित हो गया, उसके बाद प्लुत बना, ये इसमें परिवर्तित हो गया, इसके बाद प्लुत बना, और री जो है वो बड़ी री में आ जाता है। लेकिन बड़ी री का जो है वो मूल भाषा में प्रचलन है, संस्कृत में है, हमारे में नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इस तीनों को छोड़ा गया है और ये तीनों जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी 8 जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्वरों के वर्गीकरण में हम लोगों ने 2 वर्गीकरण आज पढ़े हैं। एक है उत्पत्ति के आधार पर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मेरे ख्याल से आप इसको नोट डाउन करिएगा। ये पूरी क्लासेस आपके लिए है दोस्तों, आप बिल्कुल भी इसको अन्यथा मत लीजिए, बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट पूरा क्लियर करवा के दिया जाएगा। ठीक है, बस आप अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे दोस्तों, और कोई भी कमेंट्स होगा तो करिएगा।
दो आधारों पर आज हम लोगों ने चर्चा की। आगे और भी इसके आधार हैं, उन पर चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कई स्टूडेंट जो है वो इसकी शिकायत करते हैं, इसलिए मैंने थोड़े छोटे छोटे वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो हिंदी से संबंधित, आप पूछ सकते हैं। प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा रहा हूं, आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप इसको जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।